हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल के अंत तक होना हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अभी से पूरी तरह एक्शन में है। 12 अप्रैल को होने वाले खैरागढ़ उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल तक कहा जा रहा है और इसके बहाने पार्टियां 2023 से पहले अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां दोनों को परखने में जुटी हैं। माहौल भांपने का भी प्रयास है। खैरागढ़ में फिलहाल जेसीसीजे का कब्जा है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। भले ही यहां हार जीत के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता का मूड क्या है इस बात का एक अंदाजा हो जाएगा, इसका एक संदेश जरूर जाएगा पूरे प्रदेश तक। अब सवाल है, खैरागढ़ उपचुनाव के बहाने प्रदेश में 2023 का बिगुल बज चुका है। इस पर दोनों पक्ष तैयारी को लेकर क्या सोचते हैं और क्या उनका आकलन है, चर्चा करेंगे दोनों पक्षों से। एक रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आप सबके लिए काम किया है, इस काम के आधार पर वोट मांगेंगे। और ये आने वाले 1.5 साल के बाद जो बड़ा परिवर्तन होगा उसकी शुरुआत हम खैरागढ़ के चुनाव से करने जा रहे हैं। हम लगातार उपचुनाव जीत रहे हैं, इस उपचुनाव को भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। इस उपचुनाव को बीजेपी जीतेगी। छत्तीसगढ़ में भले ही चुनाव 1.5 साल बाद हो, लेकिन उससे पहले ही पार्टियों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो गई है। खैरागढ़ उपचुनाव के बहाने सियासी दलों का लिटमस टेस्ट होना बाकी है। लिहाजा सत्तारूढ़ कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या फिर प्रदेश में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में जुटी जेसीसीजे, सभी अपनी ताकत और कमजोरियों को परखने की कोशिश में जुटे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस की बात करें तो सरकार और संगठन दोनों ही चुनावी मोड में है। सदस्यता अभियान से लेकर कांग्रेस संगठन राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने का काम कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी योजनाओं की जमीनी हालात की रिपोर्ट लेने अगले महीने से पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे। पूरे प्रदेश का दौरा भी करेंगे और ये चुनाव के बाद 12 तारीख को मतदान है, 10 तारीख तक हम लोग खाली हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर कार्यक्रम हमारा पूरे जिले में बनेगा। सब मेरी कोशिश होगी कि हर विधानसभा में जाऊं, वहां लोगों से मिलूं और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसका अवलोकन भी करें। जनमानस के पास जाना है। भूपेश जी की जो अच्छे कार्य हैं, किसानों में खुशी है, उनके जेब में पैसा जा रहा है, जंगल में आदिवासी लोगों के जेब में पैसा जा रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों को जाना है। दूसरी ओर सत्ता में 15 साल काबिज रही बीजेपी खैरागढ़ उपचुनाव के बहाने मिशन 2023 के लिए हर स्तर पर मेहनत शुरू कर चुकी है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से लेकर कई राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। खासकर बस्तर और सरगुजा, जहां बीजेपी के एक भी विधायक नहीं है, वहां पार्टी को मजबूत करने नई रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद उत्साहित बीजेपी संगठन का छत्तीसगढ़ पर फोकस है। आगामी महीनों में संगठन और केंद्रीय नेताओं का दौरा होने वाला है। बीजेपी का कहना है कि 2023 में 15 साल में विकास कार्य बनाम कांग्रेस की वायदा खिलाफी का मुद्दा होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की जो वादा खिलाफी है, 3 साल से ज़्यादा समय हो गए हैं और ये सरकार पूरी तरह से फेल है और जनता में आक्रोश है। इस सब का लाभ भारतीय जनता पार्टी को खैरागढ़ उपचुनाव में मिलने वाला है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतने वाली है। बहरहाल खैरागढ़ उपचुनाव और 2023 चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी बीजेपी से ज्यादा दिखती है। 2018 के बाद हुए तीनों उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस खैरागढ़ में भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, जबकि बीजेपी हाल ही में हुए खैरागढ़ नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के साथ बराबरी पर थी, इसीलिए वो भी जीत की उम्मीद लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। खैर, 16 अप्रैल को जब खैरागढ़ का नतीजा आएगा तो साफ हो जाएगा कि जनता का मूड है क्या। लेकिन ये तय है कि छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए एजेंडा फिक्स हो चुका है और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जमीन पर मेहनत भी दिखने लगी है। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
तो अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर दोनों दल जिस तरह तैयारी में जुटे हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भले इन नतीजों से पार्टियों की सेहत पर सीधे कोई असर ना पड़े, लेकिन इन पार्टियों के लिए मैसेज क्या है, पूरे प्रदेश में यहां से निकलकर मैसेज क्या जाएगा, इसको लेकर पार्टियां बेहद संजीदा हैं। हर पार्टी की अपनी खूबी है और कुछ खामियां भी हैं और इनके बारे में पार्टियां काम करना शुरू कर चुकी हैं। हमारे साथ आज इस मंच के ऊपर दो बहुत ही वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय जुड़े हैं, नमस्कार, स्वागत है आपको इस मंच के ऊपर। और डॉक्टर विनय जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बांधी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का दावा है और वो दावा इस मजबूती के साथ रखते हैं कि हमने तमाम उपचुनाव जीते हैं, पहली बात सत्ता में जो हम काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में है, और तीसरा वो ये कहते हैं कि विपक्ष ने दमदारी से अब तक कोई मुद्दा उठाए नहीं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। आपको क्या लगता है खैरागढ़ का नतीजा पार्टी के पक्ष में क्यों आएगा और इससे क्या बदलेगा? देखिए पुनीत भाई, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में छाई हुई पार्टी है, विश्व में पूरे नंबर 1 का पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। उनके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रामक और भावनात्मक तरीके से प्रचार करने करके अपने पूरा तंत्र को लगाई रखी हुई है। हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे पुनीत भाई, आज ये गरीब लोगों की साथ बोलते हैं, तो ये गरीब लोगों के साथ में गरीबों का प्रधानमंत्री आवास को छीनने वाला कौन व्यक्ति है? किसकी सरकार ने छीना है? कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से गरीबों का आवास छीन गया है। एक तरफ कांग्रेस को खुशहाल कांग्रेस बोलती है कि बहुत खुशहाल है, और इनके एक दूसरे तरफ जवाब देते हैं कि 570 किसान ने आत्महत्या किया है। तो जब खुशहाल किसान है तो आत्महत्या क्यों करते हैं? और दूसरा चीज़ है कि अगर आत्महत्या करते हैं तो विधानसभा में हम बातचीत करते हैं इनसे कि भैया जो किसान आत्महत्या किए हैं उसको मुआवजा दे दो, और उत्तर प्रदेश में जा करके 50 लाख देने की घोषणा करते हो। छत्तीसगढ़ के लिए कोई योजना नहीं है और कोई नियम नहीं है, ऐसा आप बखान करते हैं। ये भावनात्मक बात और भ्रम पैदा करने वाली बातचीत है। दूसरी तरफ अपन ये बातचीत करते हैं कि ग्राम विकास की बातचीत करते हैं, तो अभी जितने ग्राम विकास है, ग्राम विकास की समग्र योजनाएं बंद है। गांव केवल रोजगार गारंटी से चल रहा है, 15वीं वित्त से चल रहा है, डीएमएफ फंड से चल रहा है, विधायकी मत से चल रहा है। गांव की स्थिति डेवलपमेंट को दृष्टि से रख करके बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरा है, इन लोगों के बीच में अभी देखेंगे पुनीत भाई कि पूरे अधिकारी कर्मचारी जो एसटी एससी ओबीसी के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, था चाय पी करके, जूस पी करके इन अधिकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का बात। चलिए, तो जैसे हम सुन पा रहे हैं और जितनी बात हम सुन पा रहे हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी की, आपकी आवाज़ हम बीच बीच में सुन नहीं पाए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, एक बात जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ती है कि अभी हाल में जिन राज्यों में चुनाव हुए उन तमाम जगहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर जगह कामयाब रही, अपनी सरकार बना पाई। पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति और सेंट्रल में जो बिखराव है उसको भी बीजेपी बार बार मुद्दा बनाती है। अब जब आपको 23 में ज़रूरत पड़ेगी संगठन की, आपको 23 में ज़रूरत पड़ेगी केंद्रीय नेतृत्व के मजबूत होने की, क्या ये कमियां आड़े आ सकती हैं? खैरागढ़ के नतीजे क्या पार्टी के लिए वाकई एक लिटमस टेस्ट होंगे? निश्चित रूप से पुनीत जी, जो खैरागढ़ का जो उपचुनाव 12 अप्रैल को जो संपन्न होने वाला है, वो छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के कामों के ऊपर मुहर लगाने वाला चुनाव है। और निश्चित रूप से जो काम माननीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, छत्तीसगढ़ के कमियां रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, वो कोई भी वर्ग हो, अभी कर्मचारी की बात कर रहे थे हमारे जो माननीय साथी विधायक हैं डॉक्टर बांधी जी, या प्रधानमंत्री के पास कमी नहीं है। लेकिन वाकई में पुनीत जी, आज छत्तीसगढ़ में स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए बांधी जी ने भी केवल एक बात बोला कि देश में छाई हुई पार्टी है। अरे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते हैं? देश में छाई हुई पार्टी है। अरे छत्तीसगढ़ में तो मात्र 14 लोग हैं, आप 14 लोग, वो भी विधानसभा के सदन के एक किनारे में आप लोग पड़े हुए हैं।
और आप बोलते हो कि देश में भारतीय जनता प्रधानमंत्री आवास की आप बात करते हो कि प्रधानमंत्री का आवास का हम लोग छीन लिए। अरे 22,000 करोड़ का जो देय है, जो केंद्र सरकार हमको कोयले का जो रॉयल्टी है और जो जीएसटी का जो हमको मिलना है, वो सारा का सारा पैसा आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का दबा दिया है। हम जब किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लगातार पिछले 3 सालों से इनको 2500 रुपए देने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में सर्वाधिक पैसा देने का काम कर रहे हैं। गांधी जी भी जानते हैं, गाये बगाए है, इसकी प्रशंसा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। इनके पहले हमारे भैयालाल राजवाड़े जी कि अगर हम वो चाइना मोबाइल नहीं बांटे होते, किसानों को अगर पैसा दिए होते तो आज हमारी इतनी बड़ी हार नहीं होती, ये भी स्वीकार करते हैं। तो खैरागढ़ में भी ये जो जाने वाले हैं, अभी इतना लंबा चौड़ा जो इनका लिस्ट आया है पुनीत जी, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बुला रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को बुला रहे हैं। अरे उपचुनाव है, उसमें तो आपको अपने कामों को लेके जाना चाहिए था। 15 साल का हमारा ये काम था और कांग्रेस के 3 साल के ये काम है। असल में पुनीत जी मामला ये है पूरा कि आज भी जो छत्तीसगढ़ की जनता है और जो जमा चौकड़ी जो था, भारतीय जनता पार्टी की जो चौकड़ी जो नेता थे, आज भी वो हावी जाके ग्राउंड में देखिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है उसको बहुत ज्यादा दुख इस बात का है कि अभी भी पार्टी में वही लोग हावी हैं जिसने पूरे भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट में जाके समेट दिया है। और रही बात खैरागढ़ की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो तमाम जो काम है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, गोधन न्याय योजना की बात करें, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की बात करें, हाट बाजार क्लिनिक की योजना की बात करें, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना की बात करें, हम औद्योगिक नीति की बात करें, युवा मितान क्लब की बात करें, मलेरिया युक्त बस्तर की बात करें, मतलब तमाम अगर मैं बोलना चालू करूंगा पुनीत जी तो आपका जो आधे घंटे का कार्यक्रम है बहुत छोटा पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन 12 तारीख का लेकिन जो बातें आपने की, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को उससे जूझना पड़ रहा है? मुझे उसका उत्तर लेने दें। लिटमस टेस्ट है 23 का। ठीक है, उत्तर लेने दें। डॉक्टर बांदी, आपको लगता है कि यहाँ पार्टी के भीतर किन्हीं चेहरों की चलती रही, उस चौकड़ी से उभर नहीं पाए, अब लगातार केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर रहा है कि बाहर से ही नेता आए, वही सारी कमान संभालें? जब भी प्रभारी के दौरे होते हैं उनके बारे में भी कहा जाता है वो स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके ही काम करती हैं। पुनीत भाई जी, डॉक्टर विनय जो है और कांग्रेस पार्टी अहंकार की बात कर रही है, ये अहंकार के विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ये उपचुनाव है, चुनाव तो चुनाव है। हर एक राष्ट्रीय दलों के लिए एक जिम्मेदारी होता है, चुनाव अपने मुद्दों पर लड़ते हैं। आज हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम अपनी जनता से अपनी बात को हम करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और पूरे नेता जो लोग हैं हमारे, उनसे भी बातचीत करेंगे। नहीं, बांदी साहब वो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के लोगों को आना पड़ रहा है, बड़े नेताओं को, सेंट्रल मिनिस्टर को आना पड़ रहा है एक उपचुनाव में। अब क्या यहाँ आपके पास अपने काम नहीं है बताने के लिए? देखो, हम ये एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है पुनीत भाई, और सामूहिक जिम्मेदारी में हम सब मिलजुल करके लड़ते हैं। आप कल्पना कर रही है कि माननीय भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश में, आसाम में चुनाव के लिए जाते थे। क्यों जाते थे? उनका वहां पे क्या भूमिका है? क्योंकि नहीं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों की एक भूमिका होती है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का पैसा उधर पे जाता है, यूपी जाता है, आसाम चला गया, ठीक है। ये क्यों जाते थे? वहां से उनकी क्या जिम्मेदारी थे? ये जिम्मेदारी की बात है पुनीत भाई। और हम सब लोग जाते हैं, हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम जनता के विश्वास में खरे उतरे। हम अब उनकी मुद्दों की बात करेंगे कि गरीबों को किस तरीके से आपने मकान लूट लिया, आपने छत्तीसगढ़ को अराजकता का केंद्र कैसे बनाया, आपने अपराध का गढ़ बना गया, हम 5वें स्थान पर अपराध में कैसे आ गए, असूली में लगे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी आंदोलन में लगे हुए हैं, पूरे अधिकारी कर्मचारी इनके विरुद्ध में, लाखों अधिकारी कर्मचारी आंदोलन में रखे हुए हैं। जी, विनय जी उत्तर देंगे। इससे अच्छा लगता है आधार के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा तौर पर ये। और जिसका जो भावनात्मक बात कर रहे हैं, गोबर की बात करते हैं पुनीत जी, गोबर की बात करते हैं। जी, पूरे छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं और जो पुरानी पेंशन जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ में जश्न नहीं मनाया, जिसने
पूरे छत्तीसगढ़ में लड्डू बांटने का काम नहीं किया। आज पुनीत जी, आज हमारे बांदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें सामूहिक जिम्मेदारी है। अरे एक उपचुनाव है, उसमें आपके इतने बड़े बड़े आज के जो पुंडेश्वरी जी जो आपकी प्रभारी हैं, आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। आप बताइए ना डॉक्टर साहब, बांदी जी, कि आप रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे क्या, जो 15 साल का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे? मैं डंके की चोट में आपको बोल रहा हूं इस कार्यक्रम में आईबीसी के 23 का चुनाव जो है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उनके कामों के आधार पर हम लड़ेंगे। आप बोलिए, यहाँ तय करिए कि आप रमन सिंह के 15 साल के कामों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। आप बोल नहीं सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं कि माननीय रमन सिंह जी के चेहरे के ऊपर आप लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी आप बोलेंगे कि हमारा ये नेतृत्व तय करेगा और ये करेगा। भूपेश बघेल 15 साल जिम्मेदारियों के कारण उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रभारी बने और वहां जाने लगे। आप बता सकते हैं कि क्यों आसाम में ये जाकर के लगे, किन जिम्मेदारियों के बाद? आप मेरे को ये बताइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, गए बता सकते हैं, 400 से ज्यादा सीटों का चुनाव था, असम के पूरे प्रदेश का चुनाव था। और जब प्रदेश के चुनाव होते हैं तो आप कैसे नेता हो? चलिए, एक सवाल है जिसके साथ मैं लौटूंगा। देश से लोग जाते हैं और उसमें जाके डॉक्टर जायसवाल एक सवाल के साथ लौटूंगा। क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जिन लीडर्स की सूची का आप जिक्र कर रहे हैं, जो सूची आज सबसे ज्यादा चर्चा में है, कि जब भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर्स जो हर एक जगह जीत के बड़े चेहरे बनते रहे हैं, जब वे यहां आएंगे तो क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी ने कमर कस ली है 23 के पहले यहां पर, या अगर ये चेहरे आएंगे तो नतीजे प्रभावित कर सकते हैं? क्योंकि एक ऐसी सीट रही है जो ना कांग्रेस की थी ना फिलहाल बीजेपी की थी, और इस जगह पर दोनों के लिए कांटे का मुकाबला रह सकता है। उत्तर लूंगा आपसे भी, और क्या उनसे परिवर्तन की वाकई उम्मीद बीजेपी कर सकती है? डॉक्टर जायसवाल, सीधा सवाल है, क्या जो लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों की आई, जिसमें सेंटर मिनिस्टर से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जैसे तमाम दिग्गज हैं, क्या इससे असर पड़ेगा? क्या इससे आने वाले वक्त में बीजेपी की तैयारी का अंदाजा आप लगा रहे हैं? देखिए पुनीत जी, इनकी जो लिस्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, दोनों के दोनों जो नेता हैं, ये एक्चुअली में नेता नहीं है पुनीत जी। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि पूरे देश के विधायकों को खरीदी करने वाले बड़े दलाल हैं दोनों ने बड़ी दलाली की है विधायकों की, और बड़े स्तर पर इन्होंने जो खरीद फरोख्त की है। जो बांदी जी आरोप लगा रहे थे कि हाँ यूपी में पैसा लगा रहे हैं, असम में लगा रहे हैं, रहा है, पूरे प्रदेश को दिख रहा है, मध्य प्रदेश के लोगों को दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों को दिख रहा है कि किस तरह से ये दोनों मिलके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों ने कितनी बड़ी दलाली की है विधायकों की खरीद फरोख्त का, लोकतंत्र का हत्या करने का काम, लोकतंत्र का गला घोटने का काम। जो माननीय जनता ने जो मैंडेट दिया था कांग्रेस को, उसको सीधे सीधे उसके ऊपर कुठाराघात करने का काम अगर कोई किया है तो इन दोनों दलालों ने किया है। और ये दो दलाल जब खैरागढ़ में आएंगे तो खैरागढ़ की जनता इनको मजा चखाएगी और बताएगी कि छत्तीसगढ़ में दलाली नहीं चलती है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल के काम, छत्तीसगढ़ यह सबसे बढ़िया चलता है। ये बात हमारे जो खैरागढ़ की जो माननीय जनता है, इन दोनों को बता देगी। आप दोनों को आने दीजिए पुनीत जी, आप देखिएगा कि इनके आने से कितने जीत का जो अंतर है, अगर वो 25,000 रहेगा तो 50,000 होने वाला है। उनके आने से जीत का अंतर कांग्रेस के फेवर में और बढ़ जाएगा। अब मेरी पुनीत भाई जी, पुनीत भाई, कांग्रेस की दलाली जो है पूरे देश ने देख लिया और सिमट गए हैं। उसकी विचारधारा की कैसे दलाली चला, किस तरीके से पूरे देश के लोगों के साथ उन्होंने को धोखा दिया। अरे बांदी जी, कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके कहां दलाली नहीं किया आप लोग? आप लोगों ने पूरे देश का पैसा, आम जनता का पैसा, आदिवासी का पैसा, किसान के पैसे का केवल दलाली करने का काम पिछले 7 से 8 वर्षों से कर रहे हैं। आप जो गोदी मीडिया है उसकी दलाली करते हैं, विधायकों की खरीदी फरोख्त करने की दलाली करते हैं, केवल दलाली का काम कर रहे हैं। और आप लोगों की दलाली को पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। मोटरसाइकिल खरीदा गांधी जी, कितने मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो मामा आ रहे हैं आपके तथाकथित मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री, जो
अभी है ना? जो विधायकों की दलाली के और बड़े जो है, दलाल ये के रूप में भयभीत पूरे है, देश में उभरे हैं। ये और इसके हमारे अलावा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जिसको हम ठीक है। जयचंद बोलते हैं, जायसवाल जी, क्या पीठ में कांग्रेस दबा पार्टी देने इस का बात काम से किया है? भयभीत है? जैसा गांधी जी भी कह रहे हैं, क्या इन नेताओं की सूची देखकर कांग्रेस पार्टी भयभीत है? जिस तरीके से ये तो दलाल आके अप्रचार करेंगे, इन दोनों दलालों को छत्तीसगढ़ की जनता और खैरागढ़ की जनता। जायसवाल जी, मजा प्रश्न चखाएगी, ये कि बोलना क्या चाहता हूं क्या मैं। इस सूची को देखने के बाद अब कांग्रेस को मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी? क्या भयभीत है कांग्रेस पार्टी? पूरे देश में ये सिमट गए हैं, कहीं नहीं रह गए कि कांग्रेस पर कोई विश्वास कांग्रेस की करने वाला मेहनत नहीं कम है। हो गई। पुनीत जी, मैं वही बोलना चाहता हूं, धोखाबाजी पर यहाँ ये भी जो छत्तीसगढ़ विधायकों में के आंदोलन खरीद कर रहे फरोख्त हैं, करने सब वाले जो अधिकारी दो दलाल कर्मचारी हैं, आंदोलन जो इनके कर रहे स्टार हैं। प्रचारक में नंबर 1 और पूरे नंबर 2 रोड में में है है, ये। इसे कांग्रेस पार्टी की जो मेहनत है वो आधी हो जाएगी। पुनीत जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ। जी, बांधी जी, कितना असर होगा इस सूची से प्रचारकों वाली? देखिए, जनता समझदार है। जनता के दरबार में इसका फैसला होगा। पुनीत जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी लोग भूले नहीं है कि किस तरह से दोनों मिलके मैं सुन रहा हूं इनको। शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दलाली वाली बात ने सुन जो रहा दलाली हूं। किया है उसको जनता भूली नहीं है। अब वो चुप रहने के लिए बोले तो मैं कुछ बात बोलूं। जी, कहें पूरे अरे देश मैं क्यों चुप रहूंगा बांधी जी? कहां दलाली नहीं की बताइए? अब समाप्त, आपके येदुरप्पा जी ने दलाली किया, आपके सिंधिया जी ने दलाली किया, आपके शिवराज सिंह चौहान जी ने दलाली किया, आपके जो गृह मंत्री अमित शाह, वो तो कितना बड़ा बड़ा केस लेके पैसा बांटते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मेरी भी बात आप को लोग बोलते हो कि छत्तीसगढ़ का पैसा यहाँ खर्च होता है। जायसवाल जी, एक मिनट सुन लें। जी, मेरी बात को सुने, नहीं आपको मैं भी क्या साक्षात को उदाहरण क्या देना है? करूंगा तो ये डिबेट का यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि कहां आप लोग दलाली कर रहे हैं। क्या गोवा में दलाली किया आप लोगों ने, मणिपुर में आप लोगों ने दलाली किया। केवल दलाली कर करके आप लोग पूरे चलिए, दोनों पक्षों के दावे खैर जनता के बीच में है। राज्य में सरकार बना रहे हैं। साहब सुन भी रही, जनता देख भी रही, खत्म हो गई। ठीक है, जनता देख भी रही है किसका वक्त आएगा, किसका वक्त जाएगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या इसकी शुरुआत क्या दलाली कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरीके से विधायकों की दलाली कर रहे हैं, खरीद काम मुश्किल होगा या काम आसान होगा, ये भी क्वेश्चन में स्पष्ट होगा। बड़े नेता है मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। जनता 16 को जो तय करेगी वो डिकोड करने पर पुनः आप दोनों से हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।